नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 26 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशंस में। यहाँ हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को डिस्कशन करेंगे। आज हमारे पास जो एडिटोरियल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं द हिंदू में 26 जुलाई को, एक है हमारे पास गिग वर्कर से रिलेटेड आर्टिकल, दूसरा है हमारे पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ह्यूमन ट्रायल्स पे जो स्टडीज़ होती है वैक्सीन्स की और उससे रिलेटेड, और इस तरह एक एनवायरनमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी रिसोर्स एफिशिएंसी से रिलेटेड आर्टिकल, और इजराइल ने जो अपने यहाँ जो एक नया एक्ट लेके आया है जिससे अंडरमाइनिंग ऑफ जुडिशरी हो रही है, वो आर्टिकल। इसके अलावा हम अगले पेज पे देखते हैं जो आर्टिकल है चाइल्ड लॉ कंसेंसुअल सेक्स के बारे में, बीजेपी तमिलनाडु आउटरीच के बारे में। ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है और यूपीएससी में मेंस में आंसर राइटिंग में आपको ये कोई हेल्प नहीं करने वाला है। अगला ये मून मिशन से रिलेटेड आर्टिकल। पर आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है हमारा, यहाँ मैं एक मिनट अपने इसको क्लीन कर देता हूँ। हाँ, वेरी। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन ड्रॉन फ्रॉम गिग वर्कर्स स्ट्रगल्स ह्यून इन राजस्थान। तो ये जो आर्टिकल है ये गिग वर्कर्स को लेकर आर्टिकल है। GS3 का ये आपका टॉपिक है, GS3 का। GS3 में इस पर एक क्वेश्चन भी आ चुका है गिग वर्कर्स पे यूपीएससी मेंस में प्रीवियस ईयर में। और तो चलिए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। ये आर्टिकल लिखा है निखिल दे और अरुणा रॉय ने, और ये दोनों ही बहुत ही फेमस सोशल एक्टिविस्ट हैं इंडिया के। और इनके संगठन का नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इंडिया में। जो हम आज हमारे हाथों में राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है वो इनके संघर्षों के कारण आया। पहले इन्होंने 1990 के दशक में राजस्थान में स्ट्रगल किया इसके लिए, और बाद में जो है नेशनल लेवल पे ये हमारे पास ये अधिकार आ सका मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा। अरुणा राय फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं, फॉर्मर आईएएस हैं। पहले आईएएस थे, बाद में इन्होंने रिजाइन करके फुल टाइम सोशल एक्टिविस्ट बन गई अपने संगठन के सहारे, और जनता की भलाई के लिए उनकी आवाज़ उठाई, उनके मुद्दे उठाए। तो चलिए आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल बताता है राजस्थान में हाल ही में क्या हुआ है। गिग वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 पास हुआ है। ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है गिग वर्कर्स को, उनके अधिकारों को, और एक बोर्ड की स्थापना करता है। एक बोर्ड इस्टेब्लिश करता है। बोर्ड, इस बोर्ड का काम होगा जो गिग वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके लिए बोनस से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, जो उनके अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करे। गिग वर्कर्स होते क्या हैं? तो गिग वर्कर्स जो होते हैं दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही स्मॉल कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क रिलेटेड वर्कर्स हायर किए जाते हैं, और उसमें जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है वो नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं माइन्यूट कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म ऑफ वर्क वेयर द एम्प्लॉयर escape फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट फॉर डिटरमाइनिंग इमीडिएट टास्क। आपने देखा होगा, आप ऑर्डर करते हैं जनरली, मान लीजिए जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं या फिर स्विगी से ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर किया और उधर फूड आ गया। तो जो फूड डिलीवरी पार्टनर होते हैं, फूड डिलीवरी पार्टनर हो गए, या फिर ओला या उबर जैसी कंपनियों में जब कभी आपने अगर कैब बुक करी है, तो इस कैब बुक करते हुए जो ड्राइवर होते हैं उसके, उसे आप कह सकते हैं गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म रिलेटेड वर्कर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेटेड वर्क होता है। एम्प्लॉयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उसे पेमेंट, जो इक्वल वेजेस एक्ट है या पेमेंट एक्ट है या बोनस है या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ईएसआईसी इंश्योरेंस है, इस तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इससे क्या होता है, जो गिग वर्कर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, कोई मिनिमम बेसिक सिक्योरिटी नहीं होती, बेसिक वेजेस नहीं होते। तो उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान ने इस दिशा में कदम उठाया है। आगे देखते हैं, राइटर इसमें आगे बताते हैं कि एम्प्लॉयर कार्टर कॉल द शॉट्स। अभी जो उबर, ओला, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर हायर करती हैं, ऐप बेस्ड वर्कर हायर करती हैं, वो उनसे काम तो बहुत करवाती हैं, और पर उनको उतने इंसेंटिव नहीं दिए जाते, उनके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होते। अगर वो मान लीजिए कोई ओला का कैब बुक करता है और जो कैब ड्राइवर थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसे इनफैक्ट डिजिटल पनिशमेंट भी दी जाती है, उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो इस तरह की एक डिजिटल पनिशमेंट दी जाती है। और ये जो कंपनियां हैं क्लेम करती हैं कि वो उनके एम्प्लॉय नहीं, वो उनके पार्टनर हैं।
ऐसा क्लेम करने से पार्टनर से कोई उन्हें शेयर होल्डर शेयर्स में जो कंपनी के शेयर हैं शेयर ट्रांसफ़र नहीं करते। पार्टनर जस्ट कह के वो जो उनके जो अधिकार होते एज ए वर्कर वो उन्हें नहीं दिए जाते, क्योंकि अब वो पार्टनर है। तो इस तरीके की चालाकी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज करती हैं। अनऑर्गेनाइज वर्क जो होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो वर्क होता है, इसमें जो अधिक जो वर्कर्स हैं वो अपना जो एम्प्लॉयर है उसकी मर्जी पर डिपेंड करते हैं कि उन्हें क्या पेमेंट मिलेगी, क्या वेजेस मिलेंगे, कब छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरीके की। तो आगे राइटर इसमें कहते हैं कि एक नीड है कि स्टेट इस तरीके से स्टेट जो गिग वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करे, स्ट्रॉन्ग लॉ बनाए ताकि उनके अधिकारों का प्रोटेक्शन हो सके। तो राजस्थान का जो ये लॉ है ये एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू है, एक इनिशिएटिव है इस डायरेक्शन में कि गिग वर्कर्स के लिए और किस तरीके से उनके लिए अधिकारों के लिए उनके राइट बनाए जा सकते हैं, और कैसे ये बाद में पार्लियामेंट भी नेशनल लेवल पे इस तरीके के अधिकार बना सकती है। सोशल सिक्योरिटी राइट्स थ्रू ए बोर्ड टू बी सेटअप, जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक बोर्ड सेटअप होगा जो उनके सोशल सिक्योरिटी राइट्स का प्रोटेक्ट करेगा। और कंपनीज टेक एडवांटेज ऑफ राइट, अभी हाल ही में क्या होता है जैसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रहती है तो ऐसे में कोई भी किसी भी सिचुएशन पे काम करने के लिए तैयार रहता है। समझिए आप कोई इलिटरेट है, कोई देश का नौजवान है और उसे जॉब चाहिए, ऐसे में उसे मान लीजिए ओला पे काम मिल जाता है, जोमेटो पे काम मिल जाता है, तो वो तैयार हो जाता है कि 10 मिनट में आपको फूड डिलीवरी कर देगा। और इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो उसकी चिंता नहीं करता कि आप मान लीजिए रोड पे बाइक से चला के जाना है, फूड डिलीवरी करना है। लेकिन कंपनी क्या करती है, टाइम पे फूड डिलीवर होना चाहिए, गर्म खाना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी उसकी पर्सनल सैलरी में से उसकी पेमेंट को काट लेते हैं, उसकी जो फाइन लगा देते हैं। तो एक आगे राइटर बताते हैं कि ये जो एक एक्ट है ये कुछ ना कुछ हमाल मॉडल की तरह काम करता है। हमाल क्या होते हैं दोस्तों? हमाल वो जैसे कि आप कभी सब्जी मंडी गए हो या फिर कभी आपने कोई सामान कुली, जैसे कुली की तरह होते हैं, एक मार्केट प्लेसेस में होते हैं जिन जो अपने सर पे या कंधों पे सामान ढोते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। चाहे आपने परचूने की दुकान पे देखा होगा, सब्जी मंडियों में देखा होगा, और इसी तरह मार्केट एरिया में देखा होगा। हु कैरिड सैक्स ऑन दियर हेड एंड शोल्डर्स कॉल्ड हमाल। तो आज से 60 साल पहले एक इसी तरह के ग्रुप के लोगों की इन लोगों ने अपना एक यूनियन बनाई, उसे कहते हैं हमाल पंचायत। और ये कहाँ पर बनाई? महाराष्ट्र में। हुआ क्या कि इन हमास के पास ना कोई मिनिमम वेजेस थे, ना पेंशन थी, ना सिक लीव थी, ना कोई हेल्थ थी, ना कोई एजुकेशन बेनिफिट थे। और इन्हें छुट बीमारी के दौरान अपने बुढ़ापे में कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसकी भी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। तो बाबा अदब नाम के एक जो हमाल थे, ये अभी वो 94 साल के हैं, उन्होंने ये इसका इनिशिएटिव लिया। और इससे जो हुआ, मथाली बोर्ड एक इस्टेब्लिश हुआ महाराष्ट्र में। इस बोर्ड का काम क्या था? ये रजिस्टर्ड करता था, अपने एक रजिस्टर करता था सभी वर्कर्स को और मर्चेंट को जो हमाल का यूज़ करते थे। जिन शॉपकीपर का रजिस्ट्रेशन होता था उन्हें क्या करता था, वो जो वर्कर्स की वेज है उस पर एक लिवाए यानी कि कोई एक्स्ट्रा टैक्स और एक्स्ट्रा सरचार्ज वो लगा के एक डिपॉजिट करते थे इस हमाल बोर्ड पे, इस मथाडी बोर्ड पे। और आगे इस जो पैसा होता था इससे जो उनकी वर्कर्स की ग्रेट्युटी है, हेल्थ है, एजुकेशन बेनिफिट है, ये उन्हें दिए जाते थे। तो एक इफेक्टिवनेस आई इस हमाल पंचायत से। और इस हमाल पंचायत आगे जाके इतनी मजबूत हुई, इसने खुद के बैंक बनाना शुरू किए, खुद की हाउसिंग स्कीम बनाना शुरू करी, फ्लैट्स फॉर हमाल लॉन्च किया। और बाद में इसने सेटअप यूनियन की अदर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो गए, वेस्ट पिकर्स हो गए, उनको भी साथ लाने की कोशिश करी ताकि उनके अधिकारों को सुरक्षा की जा सके। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है अल्टीमेटली उन तक पहुंच पाए। और आज भी पुणे में इस तरीके के 250 यूनियन है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा अधिकतर मेंबर महाराष्ट्र स्टेट में इन्वॉल्व हैं। इनेबलिंग फेयर वर्क एंड सिक्योरिटी, तो राइटर डिमांड्स करते हैं आगे कि इस तरह का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उस बोर्ड का, उसमें सोशल सिक्योरिटी फंड, इस बोर्ड का काम कैसा होगा? जैसे जो इस गिग वर्कर एक्ट में आया है कि एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, और ये बोर्ड जो गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड कलेक्ट करेगा, फ़ी लगाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए ओला पे कोई बुक करते हैं या फिर जोमेटो पे कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो आप पेमेंट करते हैं, तो हर पेमेंट पे कुछ चार्ज इसमें से फ़ी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन लगाई जाएगी, जो इस बोर्ड के पास जो सोशल सिक्योरिटी फंड होगा उसमें कलेक्ट होगी, और बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वेलफेयर के लिए, गिग वर्कर्स के लिए। आगे राइटर कहते हैं कि इस तरीके से मथाडी एक्ट जो प्रिंसिपल हैं ये बहुत एक्यूरेट और एफिशिएंट फॉर्म में अप्लाई किए जा सकते हैं, उनका प्रोटेक्शन हो सकता है जो गिग वर्कर्स हैं। और बोर्ड एंड वर्कर एक्सेस टू द डाटा एंड ट्रांजेक्शन ऑफ ऐप,
इससे बोर्ड के पास भी एक पूरा डाटा रहेगा कि कितने किसी भी वर्कर का एक्स्ट्रा आवर्स उससे वर्क तो नहीं करवाए जा रहे। मान लीजिए 8 आवर वर्क की जगह 10 आवर वर्क करवाया जा रहा हो, या फिर उसकी लाइफ रिस्क में तो नहीं है, उसका एक्सप्लोटेशन तो नहीं हो रहा। और राइटर आगे डिमांड करते हैं न्यू अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करने की ज़रूरत है, ताकि सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं उन तक पहुंचाए जा सके, उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके। आगे कंक्लूजन की तरफ राइटर लिखते हैं कि मशीन कैन नॉट ओनली बी पुट टू यूज फॉर पीपल बट आल्सो बाय पीपल। आपने देखा होगा कि कहीं मान लीजिए एक जगह जब मशीन आती है, ऑटोमेशन लेके आती है, तो उसकी जगह की मैन पावर को रिप्लेस कर देती है। फॉर एग्जांपल पहले जो पैकेजिंग होती थी या फिर फिलिंग होती थी वो सब मैनुअली होती थी। आप मान लीजिए एक रोटी बनाने की मशीन है, पहले उस रोटी को कोई बेलता था, तवे पे चलाते थे, फिर रोटी बनती थी। अब इस रोटी बनाने की मशीन आ चुकी है और वो एक तरफ से आटा डाला, इधर से रोटी बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस ऑटोमेशन से राइटर कहता है मशीन कैन नॉट ओनली बी पुट टू यूज फॉर पीपल बट आल्सो बाय पीपल। इस मशीन को चलाने के लिए भी पीपल की ज़रूरत है। एज लॉन्ग एज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इस तरीके से इनका प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। तो आज के डिस्कशन को इसी आर्टिकल तक, एडिटोरियल तक लिमिटेड रखते हैं दोस्तों। कल से हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मिलता है तो उसका भी डिस्कशन करेंगे, कोई नए फॉर्मेट में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और होप करते हैं, टारगेट करते हैं कि इस वीडियो पर 10 लाइक्स आएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना प्लीज़ कमेंट जरूर लिखिए। आप कोई भी आपका फीडबैक है, कुछ सजेशंस हैं तो ज़रूर उसे कमेंट में शेयर जरूर कीजिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।